नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेपीएससी 14 जेपीएससी 15 जेपीएससी हो या फिर आपका बीपीएससी के एग्जामिनेशन, हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है। और आज उत्तर वैदिक काल में हम लोग जो देखने वाले हैं उसके आर्थिक जीवन को और उसके धार्मिक जीवन, और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट फिनिश। देखिए, फिनिश कहने से नहीं होता भाई। मैंने इसके ऊपर कितने घंटे आपको समय दिए हैं, तो कुल मिलाकर 12 घंटे मैंने आपको समय दिए। 12 लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को खत्म किया। और देखिए, चीजों को केवल समाप्त कर देना इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं था। चाहता तो इसको 5 से 6 क्लास में वाइंड अप कर देता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीजों को समझाया है भाई। वैदिक सभ्यता की आत्मा मैंने आपके अंदर बसा दी है भाई। और इस आत्मा के बाद, और इस कंसेप्ट कह लीजिए आप इसको, इसके बाद आप मेंस में चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। और लिखने से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। और मैं आपको यहां तक बता रहा हूं कि आप यूपीएससी के भी मेंस के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। और मैंने कराया भी है, कल ही मैंने आपको दिखाया है, यूट्यूब पे भी शायद वो मैंने वीडियो डाला था। और ये लास्ट क्लास है वैदिक सभ्यता की, तो ये यूट्यूब पे जाएगा भी। देखिए, ये सब चीजों को अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है एग्जामिनर। और जेपीएससी के लिए आपको कोई नया क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। जेपीएससी के लिए एक बार अपने अंदर कंसेप्ट टॉपिक की, हर एक टॉपिक की, जिस टॉपिक से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी में, उसकी आत्मा अंदर रख लीजिए। और फैक्ट तो आपको याद करना ही है, जो आप पीटी के लिए याद करते हैं। और पीटी के लिए जितने फैक्ट है, मैंने इस 12 घंटे में कंप्लीट आपको ट्रिक के माध्यम से भी एक इमेज क्रिएट करके, ट्रिक तो नहीं कहूंगा, एक इमेज क्रिएट करके मैंने आपको याद भी करा दिया है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन सेशन आएगा 1 घंटे का। हड़प्पा सभ्यता का मैं अभी नहीं कराया हूं क्वेश्चन सेशन, क्योंकि उसके ऊपर मुझे 8-10 घंटे का भी और समय देना है मेंस लेवल पे जा करके। तो हो सकता है फिर मैं आपको एक क्वेश्चन का सेशन रखूंगा केवल हड़प्पा सभ्यता के। जितने भी यूपीएससी में, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में पूछे गए वो सारे करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपको कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोट्स आज आपका अपलोड हो जाएगा। तब से परेशान थे तो भाई टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, नोट्स आपको कंप्लीट अपलोड होते चला जाएगा। और एक छोटी सी अपडेट है, फोकस स्टडी विद अभी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अभी जेपीएससी बैच में 14th जेपीएससी के लिए केवल टारगेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पीटी ओरिएंटेड, तो आपका ऑफर चल रहा है मात्र और मात्र 1600 में। कंप्लीट एनसीईआरटी वगैरह सब चीज कवर है नोट्स के साथ। नोट्स आप देख पा रहे हैं, ये नोट्स नहीं है भाई, ये मलाई है। ठीक है, इसे नोट्स आप ना ही कहें तो ज्यादा शानदार, ये मलाई है। बस इसको आपको क्या कर लेना है भाई, डाइजेस्ट कर लेना है कंसेप्चुअली, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने क्लास में जितना घंटे बताया। और ये 12 घंटे इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, आप मेंस में तब लिख पाइएगा। आप सोच रहे किसी का नोट्स ले लेते हैं, किसी टॉपर्स के नोट्स को ले लेते हैं, या कहीं से चैट जीपीटी में आंसर राइटिंग करवा लेते हैं, भाई ये आपके अंदर नहीं रहा ना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग नहीं मिलेगा मेंस में, केवल शब्दों को अलग किया जाएगा, आंसर वही होगा, बस क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होगा एग्जामिनर का, बस उसको चेंज करेगा वो। ठीक है। तो आपको समझ वो तब आएगा जब वो आपके अंदर कंसेप्ट होंगे। बाकी आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पीटी प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं भाई, फी और भी कम कर दीजिए, मात्र और मात्र 3000 में। ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है। और देखिए, नोट्स वगैरह जो काफी परेशान होते हैं, तो भाई देख लीजिए नोट्स एकदम किस लेवल पे जाके पूरा डेप्थ में जाकर के चीजों को एकदम एनालिसिस करते हुए, मैपिंग वगैरह सब चीज मैं आपको नोट्स में ही देखे करवा देता हूं। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग का सिलेबस ये रहा है, पाषाण काल खत्म कर लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता। ये देखिए, पीटी के लिए तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सारा का सारा 9 कह लीजिए तो टोटल 10 है चैप्टर वैसे तो। लेकिन मेंस के लिए अगर देखें तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता यहाँ से पूछता है, वैदिक सभ्यता यहाँ से भी आपका एग्जाम में आएगा। तो अभी तक जो हमने खत्म किया, मैं अभी तक इसकी इतनी बातें करूंगा। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए तो सब चीज पढ़ना है भाई। अब हड़प्पा सभ्यता का अभी मेंस लेवल पे आपका क्लास देना बाकी, 8-10 क्लास आएगा, आराम से आएगा। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि पहले चीजों को खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब वैदिक सभ्यता को खत्म करूं तो भाई मेंस लेवल पे जाके करूं, तो मैंने कर दिया इसका उत्तर ऋग वैदिक काल को, और उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल को। अब महाजनपद भी हमने पूरा डिटेल ही खत्म करनी है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 16 महाजनपद के बारे में। तो भाई चलिए वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो ऋग वैदिक संस्कृति हमने खत्म कर लिया, और उत्तर वैदिक संस्कृति को आज खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए हम लोगों का क्या बचा हुआ था, अगर बात किया जाए तो आज के सेशन में हम लोगों को देखना क्या है, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन को, है ना, आर्थिक जीवन को देखना है और धार्मिक जीवन को देखना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिकॉल करूं, क्योंकि आई थिंक आप लोग को सब कुछ पता भी अब चल चुका है, इतना बार मैंने कह रखा है। आर्थिक जीवन में हम क्या पढ़ते हैं भाई, तो आर्थिक जीवन में हम देखेंगे कि उस काल में लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या रहा है। ठीक है, क्या कृषि रहा है, या पशुपालन रहा है, या लोग अब व्यवसाय करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये चीज को समझेंगे। अगर कृषि कर रहे हैं तो कृषि में जो जुताई की जा रही है उसमें कौन से जानवर का यूज किया जा रहा है, पशुपालन कौन से जानवर का व्यवसाय हो रहा है, तो किससे व्यवसाय हो रहा है, कौन से देश में व्यवसाय हो रहे हैं, देश के साथ हो रहे हैं, क्या प्रमाण मिले, ये सारी चीजों पे हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में ही हम लोग देखेंगे कि कुछ मुद्राओं के बारे में चर्चा हुई है कि नहीं उस काल में। मतलब अगर भाई अगर आप कृषि कर रहे हैं तो आप जो भी उत्पादन हुआ है आपके खाने लायक आप अपनी चीजों को रखेंगे, बाकी चीजों को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अगर आप बेच रहे हैं तो जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है, कोई नियमित मुद्रा है या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसको समझेंगे हम लोग। इसके बाद इसी काल में अर्थव्यवस्था में ये हम लोग क्या देखेंगे, व्यापारियों वगैरह का कोई संस्था वगैरह बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ये सारी चीजों का जिक्र हम लोग अर्थव्यवस्था में करते हैं। और धार्मिक जीवन में धर्म से रिलेटेड चीजों को समझेंगे, क्या प्रकृति की पूजा की जा रही है या मूर्ति पूजा है, मंदिर है, क्या यहाँ पे अभी जो आप ऋग वैदिक काल में आप देखते हैं उपासना का जो मतलब क्या है, या उपासना का जो माध्यम क्या है, प्रार्थना और यज्ञ में कोई कर्म कांड नहीं, क्या कर्म कांड अब आ चुका है। अब ये सारी चीजें हम लोग मेनली धार्मिक जीवन में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग आर्थिक जीवन से स्टार्ट करते हैं, फिर धार्मिक जीवन में आएंगे। पहले लिख करके ही पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स में आ जाऊंगा, ताकि आपको, मैंने कहा ना भाई नोट्स, देखिए नोट्स ले लेने से कुछ नहीं होगा भाई, अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है। मैं बार बार कहता हूं हर किसी को भाई कि जो मेरे से नोट्स ले रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन नोट्स उसके लिए जिन्होंने कभी पढ़ा है चीजों को, और जो मेरे नोट्स को लिए हैं और एक बार क्लास कर रही हैं भाई, यकीन मानिए आपको फिर कहीं का किताब या कहीं का नोट्स मजा ही नहीं आएगा। ये आपको फील होता भी है और मैं इस तरह से मेहनत भी करता हूँ चीज़ों पे। तो चलिए खैर अब आते हैं आगे, चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग आज नहीं, हम लोग दोनों चीज़ों को आज खत्म ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक जीवन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इस काल में लोग का पशुपालन वाला सिस्टम को पहले समझते हैं, ठीक है। पशुपालन वाला सिस्टम को हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा था ऋग वैदिक काल में, आप देखिए मैं कंपैरिजन करके चलूंगा भाई ऋग वैदिक उत्तर वैदिक को साथ में, ताकि चीजों को आप और अच्छे से एनालिसिस कर पाए। देखिए सबसे खूबसूरती ये है भाई कि आप एनालिसिस कर पाए। ऋग वैदिक काल में क्या था पहले हमें ये बताए, तो ऋग वैदिक काल में क्या था। ऋग वैदिक काल में आपने देखा कि प्रमुख पशु क्या है, ऋग वैदिक काल में प्रमुख पशु क्या थे भाई, गाय थी, ठीक है। और अभी जो आप उत्तर वैदिक काल जो आप पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या है, प्रमुख पशु, तो उत्तर वैदिक काल में भी प्रमुख पशु गाय है। इसके अलावा हाथी भी क्या हो चुका है, और ये आपका बीपीएससी सवाल कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा हाथी क्या हो चुका है, अब आपका पालतू पशु बन चुका है। समझ में आया कि नहीं भाई। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार, ठीक है, पहली बार हाथी जो पालतू पशु बना है किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में प्रमुख पशु क्या है या पालतू पशु क्या है, तो भाई पशुपालन क्या है वहां पे, तो गाय का पशुपालन हो रहा। गाय अभी भी प्रमुख है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसके अलावे पहली बार हाथी को उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया है, पालतू पशु बना लिया गया। देखिए हाथी को अब यहां से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं केवल रट लेने से चीजें नहीं होगी। अब हाथी आया है, इस हाथी का यूज देखिएगा आगे मगध में बहुत ड्रास्टिक लेवल पे किया जाएगा, राजाएं करेंगे। और जो हाथियों की संख्या जितनी ज्यादा है राजा के पास, वो राजा उतना मजबूत है, क्योंकि युद्ध में मेन हाथी का यूज हो रहा है। खाने के लिए यूज नहीं किया जा रहा हाथी का। हाथी का यूज किस लिए भाई, युद्ध में राजा करेंगे, और जितना ज्यादा आपके पास हाथी है आप उतना मजबूत रूप से युद्ध में क्या कर पाएंगे, अपने विरोधी को काटे की टक्कर दे पा रहे होंगे। तो हाथी का अर्थ समझ में आया, पालतू पशु उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इसका आप आगे यूज देखेंगे मगध में, राजाओं के पास नंबर ऑफ हाथी की संख्या बहुत अधिक मिलेगी, क्योंकि युद्ध में इसके इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। तो पशुपालन वाला सिस्टम समझ में आ गया। तो ऋग वैदिक काल में कंपैरिजन करिए, प्रमुख पशु क्या है, गाय है, लेकिन अब प्रमुख पशु गाय के अलावा क्या हो चुका है, पालतू पशु में आपका हाथी भी हो चुका है। तो आपके देखिए यहाँ से दो सवाल है, एक तो
कि जो हाथी है पहली बार जो पालतू पशु बना किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो देखिए दो सवाल है, लोहे का दो सवाल बनता है, मैं अभी आज बताऊंगा अभी। एक तो पहली बार इसका जो आपका प्रमाण मिला उत्तर वैदिक काल में, और लोहे का उपयोग कृषि में कहाँ हुआ, तो महाजनपद काल में, ठीक है। इस काल में लोहा आ चुका है, प्रमाण मिल चुका है भाई, लोहे की सामग्रियां मिली है, लेकिन लोहे का उपयोग कृषि में नहीं मिला है बहुत अधिक। देखिए कोई चीज का मिल जाना मतलब क्या है कि बहुत अधिक अमाउंट में चीजें जब मिलती है तभी आप उसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ ये चीजें मिली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक पशुपालन वाला कंसेप्ट क्लियर आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि का क्या यहाँ पे है रोल। तो देखिए ऋग वैदिक काल में क्या है, अभी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ऋग वैदिक काल में अगर देख लिया जाए तो ऋग वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार रहा है वो क्या रहा भाई, पशुपालन रहा, ठीक है। क्या रहा भाई, पशुपालन रहा। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि जो है मुख्य आधार बन चुका है किसकी, अर्थव्यवस्था की। यानी कि कृषि का जो महत्व है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी जो है वो बहुत अधिक हो चुकी है। और कृषि अगर हो रही है तो यानी क्या होगा भाई, अनाज का उत्पादन होगा। और जब उत्पादन होगा, इतना तो नहीं कि आप जितना खाइएगा उतना ही उत्पादन, तो कुछ तो अधिक होगा। हालांकि बहुत अधिक उत्पादन नहीं हो रहा अभी उत्तर वैदिक काल में, लेकिन हाँ लोग अब कृषि करने लगे हैं। अब कृषि करने लगे, अस्थायी जीवन जीने लग गए हैं, खाने के लिए चीजें मिलने लग गई है, तो जनसंख्या में वृद्धि इस काल में। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके इंटरव्यू लेवल पे भी सवाल बनेंगे भाई, इंटरव्यूअर जब आप जाएंगे पैनल में आपको मिलेगा तो अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि आपको देखने को मिली है उत्तर वैदिक काल में, इसके पीछे का दो महत्वपूर्ण रीजन बनाई। एक क्या है वो, एक तो कृषि, कृषि का महत्व तो बहुत अधिक हो जाना, या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में कृषि के हो जाने के कारण जनसंख्या के वृद्धि में एक इंपॉर्टेंट कारक बनी है। क्यों, क्योंकि कृषि के कारण अब खाने के लिए क्या है, आपके पास अनाज है, जिसके कारण जनसंख्या, अब लोग आके बसेंगे ना भाई। अब जनसंख्या कहाँ पे अधिक मिलेगी, फर्टिलिटी जहां पे क्षेत्र होगी कृषि हो पाएगी, खाने के लिए अनाज क्षेत्र मिल पाएंगे वहीं पे होगी, तो कृषि का आ जाना। दूसरा क्या है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे कुछ आप इस प्रकार से समझिए कि धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसे मैंने आपको राजनीतिक जीवन में, सॉरी सामाजिक दृष्टिकोण से बात की जाए, क्योंकि मैंने सामाजिक जीवन में आपको बताया था 3 ऋण के बारे में। अब 3 ऋण में एक आपको मैंने बताया है पितृ ऋण के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या 3 कर्ज है। पितृ ऋण मतलब क्या है, आपको क्या करना है, शादी विवाह करना है। और ये पितृ ऋण यानी ये जो पितृ कर्ज जो है ये आपका कब उतरेगा, जब आप अपने वंश को बढ़ाएंगे। तो अब इसी के दौरान उस समय क्या था, लोगों की जो समझ स्तर है कि आपका जब तक पुत्र ना हो जाए, तो इसी कारण क्या है, बच्चे वो लोग पैदा करते जा रहे हैं, बेटी हो रही है तो 4 बेटी 5 बेटी, छठे बेटे के इंतजार में क्या हो रहा है भाई, पुत्र का मतलब पुत्र को जन्म देने के लिए जनसंख्या में वृद्धि। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, एक तो सामाजिक आप कारण बता सकते हैं और एक आर्थिक कारण बता सकते हैं। देखिए अब इसको आप अच्छे से लिखिए, जितना अच्छे से आप बोलिए, आप ये बात बोल सकते हैं कि जो जनसंख्या का जो वृद्धि रहा उत्तर वैदिक काल में, इसके 2 महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। एक कारक आपके आर्थिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं या आर्थिक जीवन बोल सकते हैं, और एक है आपका सामाजिक प्रभाव या फिर आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार रहा था वो कृषि से कहाँ चली गई, वो कृषि से कहाँ शिफ्ट हो गई है, आपका सॉरी पशुपालन से कहाँ शिफ्ट हो गई है भाई, आपका कृषि में शिफ्ट हो गई। अब कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन जाने के कारण क्या है, वहां खाने के लिए अनाज अति अधिक उत्पादन हो रही है, जिससे अब लोग वहां क्या होंगे, बसेंगे, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। और दूसरा जो सामाजिक का प्रभाव जो रहा है कि सामाजिक प्रभाव में जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर 3 कर्ज है, जिनमें से एक कर्ज है आपका पितृ कर्ज। और जब तक कि इंसान इस पितृ कर्ज को चुका ना ले, और ये कर्ज आपके तब चुकेंगे जब आप अपने वंश को बढ़ाएंगे, तो इस दौरान वंश को बढ़ाने के दौरान लोग क्या कर रहे हैं, कई सारे बच्चों का क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, जिससे जनसंख्या का वृद्धि हो रहा। तो अब इसको लिखिए, जितना अच्छा आपका इंटरव्यूअर आपका सवाल कर रहा है, आप जितना अच्छा देखिए, अगर आप इतना चीज को बोल पा रहे हैं, इट मीन्स आपको उत्तर वैदिक के बारे में समझ है भाई, उसके सामाजिक, चाहे आपके आर्थिक की बात की जाए, चाहे राजनीतिक बात की जाए, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए, तो अब चारों तरफ से, क्योंकि यही चीज तो है भाई, ये चारों चीज को अगर आप जान गए तो उस काल के बारे में, उस काल के जो इतिहास को आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कृषि में। तो कृषि के बारे में हमने बताया कि जो ऋग वैदिक काल रहा उसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन रहा था, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में ये जो पशुपालन से क्या शिफ्ट हो गया, लोग कृषि की ओर शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कृषि में एक चीज को समझिए,
जो आपका एक शतपथ ब्राह्मण पुस्तक है। अब यहां से भी अब आपका बहुत शानदार, देखिए ये सब पीटी का सवाल है भाई, शतपथ ब्राह्मण पूछेगा किस वेद से इसका संबंध है। तो अब इसको क्या आपको याद करना पड़ा होगा, वो जो टेबल में मैंने आपको चीजें याद करवाई थी मैं आपको दिखाऊंगा अभी भाई। देखिए ये आत्मा रही है भाई, पीटी के लिए आत्मा उत्तरवैदिक काल की अगर बात की बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको 11-10 फैक्ट आपको बताते हैं। तो अब यहाँ से आ जाइए, मैं हमने तो आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो मुझे उम्मीद होगी जो स्टूडेंट सीरियस है वो समझ पा रहे होंगे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध कोई बता सकता है किस वेद से है? तो क्या तरीका मैंने बताया था भाई, सत्य मतलब क्या होगा, कैसे बताया था, प्रतिशत, और प्रतिशत आ रहा यानी कि प्रतिशत यानी 100%। 100 मतलब क्या लग रहा था आपका, शुल्क लग रहा था, और शुल्क को ही क्या करने कर दिया था, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने हैं, 2, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका संबंध भी आप क्लियर कर लिए। हाँ, तो अब आ जाइए इस शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा गया। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है ना, विस्तृत चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपको कृषि यानी कि आपको खेती किस प्रकार से करनी है, ठीक है, आपको कटाई कैसे करनी है, आपको बुआई कैसे करनी है, तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको किसमें, शतपथ ब्राह्मण में किया गया। इट मीन्स क्या है, वहां के लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन चुका है, कृषि। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर या फिर आपके क्वेश्चन पीटी में आ जाए कि कृषि जो मुख्य आधार बना है उत्तरवैदिक काल में, इसका प्रमाण आपको किस पुस्तक से मिलता है, तो आप बोलेंगे शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण क्या है, आपको पता है कि कुल मिलाकर के 4 वेद है। कौन कौन से, सबसे पहले आपने ऋग्वेद देखा है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के आपको क्या बताया है मैंने, उपवेद बनाया। तो उपवेद क्या होते हैं कि इन चारों वेदों से कुछ खास पर्टिकुलर क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए क्या लिखे गए, इसके उपवेद लिखे गए। और इस वेद को सरल करने के लिए, इसके शब्दों को सरल करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, समझने के लिए क्या किए गए, इनके 4 पुस्तकों के बारे में मैंने बताया। एक है आपका ब्राह्मण पुस्तक, एक है आपका अरण्यक पुस्तक, और एक है आपका उपनिषद। अच्छा ये देखिए, आपको मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ चर्चा, क्योंकि ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी का पूछा गया सवाल क्या था। देखिए आपसे यहाँ पे ब्राह्मण पुस्तक किस पे जोड़ दे रहा था, ब्राह्मण पुस्तक हमें ये बताया किस पे जोड़ दे रहा था, कर्म कांड पे जोड़ दे रहा था। अरण्यक पुस्तक किस पे जोड़ देता है, तप पे जोड़ देता है, और उपनिषद ज्ञान पे जोड़ देता है। तो आपका यही सवाल पूछा गया था कि उपनिषद जो है क्या कोई चीज पे बल देती है, तो भाई ये ज्ञान पे बल देती है, अरण्यक तप पे बल देती है, और ब्राह्मण पुस्तक कर्म कांड पे बल देती है। अब ये सब क्या है वो सब हम लोगों ने आगे समझ रखा। तो कृषि क्षेत्र का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कृषि को समझने में, क्या है इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वगैरह। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं धातु के बारे में, ठीक है, आ जाइए साहब, धातु के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा कृषि में यहाँ हो सकता है आपका पीटी के लिए और भी पूछ लिया जाए, जो प्रमुख फसल अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरवैदिक काल में क्या है, तो धान है। ये शायद मैंने नोट्स में लिखा या नहीं, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे अभी जस्ट याद आ गया है उस क्लास लेने से। बिल्कुल देखिए प्रमुख फसल क्या है, धान। देखिए ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। चलिए आ जाइए, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस धातु के बारे में। तो चलिए धातु के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं धातु के बारे में, तो आप देखिए उत्तर वैदिक जो काल रहा है, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में धातु के लिए एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसको कहा गया है अयस्क शब्द, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये सब पीटी का लिए इंपॉर्टेंट है कि धातु के लिए जो प्रयुक्त शब्द उत्तर वैदिक काल में किया गया वो शब्द क्या है, अयस्क शब्द, ठीक है। और इस काल में पहली बार धातु में आपको पहली बार जो है चांदी का, ठीक है, उल्लेख मिला है। क्या चीज का उल्लेख मिला भाई, चांदी का उल्लेख मिला। तो आपको पूछेगा चांदी मिला है उत्तर वैदिक काल में, तो बिल्कुल मिला है, ठीक है। इसी काल में उत्तर वैदिक काल में पहली बार, सॉरी ठीक है, बिल्कुल धातु में क्या चांदी का क्या है भाई, उल्लेख है। दूसरा, धातु के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया, अयस्क। धातु में मैंने आपको क्या बता दिया है, लोहा का प्रमाण आपको मिला है, बिल्कुल लोहा हमको मिला है उत्तर वैदिक काल में। और लोहा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया पता है आपको? अच्छा एक बात बताइए, जो धातु है वो क्या होता है, चमकीला, चांदी भी चमकीला, लेकिन लोहा क्या होता भाई, चमकीला तो है नहीं। इसीलिए इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, श्याम अयस्क शब्द इस्तेमाल किया गया है आपका, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा लोहे के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, तो कौन सा शब्द का उल्लेख है भाई, श्याम अयस्क शब्द उल्लेख है। इसका अर्थ होता है सांवला धातु, क्योंकि लोहा एक धातु होने के बावजूद भी क्या है, सांवला है, चमकीला नहीं, इसलिए इसके लिए कौन सा शब्द का उल्लेख किया गया उत्तर वैदिक काल में, श्याम अयस्क शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो श्याम अयस्क शब्द का उल्लेख क्यों किया गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा भाई। इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है
कि धातु चमकती है, लेकिन लोहा एक ऐसा धातु है जो सांवला है, जो चमक नहीं रहा, इसलिए इसके लिए कौन सा शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में? तो श्याम अयस। तो भाई आपको पूछा जाएगा चांदी है उत्तर वैदिक काल में, या सबसे पहले या फिर पहली बार धातु में चांदी कब आ रहा? तो उत्तर वैदिक काल में। लोहा का प्रमाण बिल्कुल मिला है हमें, और कहाँ पे मिला है? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी खेड़ा, ठीक है, अतिरंजी खेड़ा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहीं पे प्रमाण मिले हैं, यानी लोहे के यहाँ पे कई सारे सामग्री मिले हैं, और बहुत कम संख्या में उपकरण मिले हैं जो कृषि से रिलेटेड है। देखिए एक चीज को क्लियर करिएगा, आप जब किताब को पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आपको अच्छे अच्छे पब्लिकेशन में भी, यहाँ इवन मैं आपको नाम भी ले रहा हूं, देखिए दृष्टि पब्लिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन क्या लिख रही है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, समझिएगा क्या लिख रही है भाई, उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र मैंने बताया अतिरंजी जो खेड़ा है, यहाँ पर लोहे के सामग्री या उपकरण मिले हैं, और वो सामग्री कुछ कृषि के मिले। इट मीन्स कृषि में लोहा को यूज हो रहा है, लेकिन नहीं, आप दूसरे जब और भी अच्छे, ठीक है, इससे भी स्टैंडर्ड बुक में जब आप जा रहे होंगे, ठीक है, रामचरण वर्मा वगैरह जैसे किताबों का अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है क्या कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहा है, लोहा का प्रमाण तो मिला है बिल्कुल, अतिरंजी खेड़ा से भी मिले हैं, लेकिन यह लोहा का भी यूज किसमें देखने को मिल रहा है? युद्ध में। और यही जो समय है, आप महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में आप देख रहे हैं ना भाई, इधर तलवार, उधर लड़ाई, उधर बड़े बड़े हथियार यूज हो रहे हैं, है ना? तो ये महाभारत का समय है। रामायण के समय में आप कुछ देखें भाई, ऐसे कुछ तलवार वगैरह नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो चांदी वगैरह या तांबा वगैरह चीजों को देखने को मिले, तो वो उत्तर वैदिक काल से पहले की बातें हैं। तो यहाँ पे लोहा का यूज किया जा रहा है, लेकिन कहाँ? युद्ध में। और इस लोहे का कृषि में यूज कहाँ देखने को मिलेगा? महाजनपद में। और तब जाकर के जब लोहा का उपयोग जब कृषि में होगा, जो तब जाकर के जो उत्पादन जो हो रहा है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो आप हल देख रहे हैं ना, समझिएगा, जो आपका पास हल है, तो ये हल जो है यह लकड़ी का हो रहा, तो बहुत अधिक गहराई तक जाके खुदाई नहीं हो रही, तो बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा, बहुत कम उत्पादन हो रहा। लेकिन यही जब लोहे का नुकीला बन जाएगा तो बहुत अच्छी खुदाई होगी, तो ये महाजनपद काल में देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन होंगे, बहुत अधिक संख्या में व्यापार किया जाएगा, और द्वितीय नगर व्यवस्था भी देखने को मिलता है महाजनपद काल में। ठीक है, तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास कल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। तो लोहे का प्रमाण तो बिल्कुल उत्तर वैदिक काल में हमें मिल गया अतरंजी खेला में, लेकिन हाँ कुछ उपकरण मिले हैं, ऐसे आप बोलिएगा। देखिए बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं हो जाना है कि बिल्कुल नहीं या हाँ में, आपको बीच में रहना है, ना तो हाँ में रहना है ना तो नहीं में रहना, आपको बीच में रहना। आपको यहाँ पे बोल देना अतिरंजी खेड़ा में बिल्कुल हमें लोहे के सामग्री, कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित कुछ सामग्री तो मिले हैं, लेकिन लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक युद्ध के क्षेत्र में किया गया है। और ऐसा इसीलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि अगर लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में अगर कृषि में कर लिया गया तो बहुत अधिक उत्पादन, और अधिक उत्पादन हो रहा है तो लोगों की जनसंख्या भी बहुत अधिक राष्ट्रीय लेवल में बढ़ेंगे, लोगों का व्यापार होगा, तो एक क्या होगा, शहरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल एक शहरी सिस्टम नहीं है, ग्रामीण सभ्यता है यहाँ पे। ठीक है, महाजनपद काल में आप देखते हैं द्वितीय नगर होता है हड़प्पा सभ्यता के बाद में। तो ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये डाउट आ सकता है, और अगर दृष्टि के पुस्तक आप पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। धातु से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब कुछ मुद्रा से रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब मुद्रा से रिलेटेड बात करने से पहले तो देखिए क्या है कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो व्यापारी है, ठीक है ना, व्यापारियों का अपना एक संगठन होता था। ठीक है, उस संगठन को कहा जाता है श्रेणी, संगठन को कहा जाता है श्रेणी या फिर श्रेष्ठी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ शब्द है श्रेणी, अभी हम लोग नोट्स में देख लेंगे, श्रेणी या श्रेष्ठी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो व्यापार जो लोग कर रहे हैं, व्यापारी जो, उनका अपना एक संगठन होता था श्रेणी या श्रेष्ठी, और उसके प्रमुख, उसके हेड कौन होते थे? व्यापारी होते थे। अब इस समय अगर व्यापार हो रहा है तो भाई कोई मुद्रा है? तो बिल्कुल नहीं, कोई नियमित मुद्रा नहीं है इस समय। ठीक है, कोई नियमित मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पे जो लेन देन हो रहे हैं भाई, ठीक है, लेन देन होने का आधार क्या भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से क्या हो रहा भाई? लेन देन हो रहा। अब कुछ मुद्राएं जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, देखिए दो आपको मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था, निष्क, और आपको बताया था शतमान। शतमान यानी क्या है भाई? गायों की संख्या। निष्क क्या हो गया? आभूषण हो गया, है ना, गहना ज्वेलर्स हो गया। तो ये अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी क्या है? कंटिन्यू है ये मुद्राएं। इसके अलावे भी और बहुत सारे मुद्राएं आपको क्या किया गया है, इसका जिक्र किया गया है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसको भी हम लोग नोट्स में देख लेंगे। ठीक है,
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता भी हूँ, जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुद्रा में आपको मैंने बहुत सारे मुद्रा के बारे में, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इस काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था। मुद्रा के रूप में निष्क शतमान है ना, अभी भी है जो ऋग्वेदी, ये आपका कंटिन्यू है, ऋग्वैदिक काल से है, ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावे आपको देखिए पाद, कृष्णल, रतिका, गुंजा का उल्लेख मिलता है, परंतु वो नियमित नहीं था। यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रहा है, लेन देन कैसे हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्य रहे उत्तर वैदिक काल, इनको क्या है, समुद्रों का ज्ञान हो चुका था, समुद्रों का ज्ञान हो चुका था। दो इसके कारण है, एक तो उत्तर वैदिक काल के जब आप साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें साहित्य का जिक्र किया गया है, और दूसरा व्यापार में भी यहाँ पे देखने को मिला है कि समुद्री मार्ग से ये क्या करते थे, व्यापार करते थे दूसरे देशों में। तो ये हो गया आपका। अब आ जाए कुछ यहाँ का नगर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये कैसी सभ्यता थी भाई, ये शहरी सभ्यता है ना, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आप जो ऋग्वैदिक सभ्यता को आपने देखा, ये ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करें तो कैसी सभ्यता है भाई, ग्रामीण सभ्यता है। और ये जो आपकी उत्तर वैदिक जो सभ्यता है, ये भी कैसी सभ्यता, तो भाई ये भी ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में आप बोल सकते हैं जैसे कि छुआछूत का प्रारंभ हुआ ना, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में नगर की भी क्या है भाई, प्रारंभ होना देखने को स्टार्ट होता है, ठीक है। और यही आपने जो क्रू कबीला देखा है, पंचाल कबीला देखा, यही आगे जाकर के महाजनपद काल में क्या बनेगा, शहर बन जाएगा, टाउन बन जाएगा। तो अभी उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था है वो कैसी, शहरी, नगरीय या फिर ग्रामीण व्यवस्था, तो बिल्कुल ग्रामीण व्यवस्था है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि अपनी मतलब कि इनिशियल फेज में नगर व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। यानी अब बच्चा अभी जो है मतलब थोड़ा बहुत क्या हो चुका है, जवान जो हो रहा है ना भाई, वो उसकी यंग जो जवानी है वो इस फेज से ही चीजें स्टार्ट होगी, उसकी खूबसूरती बाहर निकलनी है, उसकी जो कला है वो यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कुरु कबीला हो या पंचाल कबीला, ये सभी आगे महाजनपद काल मगध में आप देखेंगे क्या है, शहर, टाउनशिप का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आध नगर यानी कि नगरों का प्रारंभ देखने को मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। एक बार आ जाइए, हमने जो जो चीजें को देख लिया भाई, वो सारी चीजों को हम लोग एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, मृद भांड मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर में नहीं डिस्कस किया, यहाँ करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृद भांड को समझिए। मृद भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। यहाँ एक जगह ही मैं कर दूंगा, हड़प्पा का भी, ऋग्वैदिक का भी और उत्तर वैदिक का, इसीलिए मैंने वहां पे डिस्कशन नहीं किया। देखिए, मिट्टी के बर्तन का मतलब क्या है, अब सिंपल से आप देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि आप हिंदू के घर में चले जाइए, किसी मुस्लिम के घर चले जाइए, या किसी ईसाई के घर आप चले जाइए, ठीक है। हर किसी के घर में आपको, ठीक है, जब आप जाएंगे खाने के लिए बैठेंगे तो जो बर्तन मिलेगा, ठीक है, बर्तन की आप शेप देखिएगा या आकृति देखिएगा, या बना हुआ वो पदार्थ या जिससे वो बना हुआ पदार्थ है, उसकी इसमें आपको क्या मिलेगा, बदलाव मिलेगा। हिंदू के घर में अलग चीजें देखने को मिलेगी, मुस्लिमों के घर में अलग देखने को मिलेगी, ईसाइयों के घर में आपको अलग चीज देखने को मिलेगी। यानी आप बर्तन के आधार में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो मृद भांड है यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पे अगर आप हड़प्पा सभ्यता में जाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, जो मिट्टी के बर्तन जो इस्तेमाल करते थे, वो कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसा होता था उनका मृद भांड, यहाँ से सवाल पूछेगा। इसके बाद आपसे पूछेगा जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग रहे, उनका जो मृद भांड रहा वो कैसा रहा है। और इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो उनका मृद भांड रहा वो कैसा रहा। तो भाई देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहे, उन्होंने लाल एंड काला, ठीक है, यह याद रखिएगा, मृद भांड का यूज किया है, यह प्रमाण हमें मिला है। और जो ऋग्वैदिक रहे हैं, वो जो गेरुआ जो रंग होता है ना, गेरुआ रंग का, ठीक है, गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसको आप बोल सकते हैं गोरिक भी शब्द आपको किताब में मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं OCP, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला है भाई, यहाँ पे हमें मिला है काफी डार्क कलर की चित्रित, यानी कि जिसमें चित्र भी है, जो मिट्टी के बर्तन उसमें चित्र किया गया है, जिसको डार्क को बोला गया घुसर, ठीक है ना, चित्रित घुसर मृद भांड मिला, ठीक है, मृद भांड मिला है। आप इसको मिलेगा PG, ठीक है, पेंटेड ग्रेन PGW होगा, ठीक है, PGW करके होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन नोट्स में सारी चीजें लिखी है, एकदम परेशान नहीं होना, बस अभी आप समझिए यहाँ पे। तो भाई देखिए, यहाँ से सवाल बनेगा, हड़प्पा सभ्यता का जो मृद भांड, या फिर मैच द फॉलोइंग है, इनमें से कौन भिन्न है। तो लाल और काला मृद भांड मिले हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे लाल और काले। ऋग्वैदिक काल में गेरुआ, यानी कि गेरुआ मतलब समझ रहे, जैसे कि आपने दिया देखा है ना भाई, दिया का जो कलर, ठीक है, सेम वही कलर में आपको मिलेगा। और उत्तर वैदिक काल में
वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या कर दिया, कलर को डीप कर दिया गया। घुसर मतलब क्या हो गया समझिए, डीप कर दिया गया। और चित्रित यानी कि उसमें कुछ चित्र बना दिया गया था, मिट्टी के बर्तन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मृद भांड के अकॉर्डिंग भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आइए नोट्स में, एक बार नोट्स को हम लोग पढ़ते हैं, तब आपको और भी चीजें क्लियर होगी। देखिए भाई, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में सबसे पहले हमने पशुपालन में क्या बात किया कि जो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु क्या है भाई, गाय थी। ठीक है, और इस काल में ही पहली बार क्या है, हाथी को भी पालतू बना लिया गया। चलिए, कृषि की अगर बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, पशुपालन से हटकर अब क्या हो चुका है, कृषि स्थापित हो चुका है। और ये एक मेन इंपॉर्टेंट भी है जनसंख्या के वृद्धि का, ये भी मैंने आपको समझाया। सतपथ ब्राह्मण में कृषि के विभिन्न कार्यों जैसे कि जुताई कैसे करनी है, बुआई कैसे करनी, कटाई, मड़ाई, इसकी जानकारी का पूरा उल्लेख आपको चर्चा देखने को मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। काठक संहिता में 24 बैल से एक साथ खेत जोतने का उल्लेख मिलता है। मतलब देखिए, अब इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा, पहले ये बात जो आपको काठक संहिता में मिला कि 24 बैल से एक साथ क्या कर रही है, खेत की जुताई हो रही है। यानी ये बता रहा है कि कृषि का इंपॉर्टेंस कितना हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। इसलिए मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार अब पशुपालन नहीं रह करके अब क्या हो चुका है, कृषि हो चुका है। इसका प्रमाण ये सब है आपके पास। और प्रमुख फसल मैंने आपको बताया धान है। अब आइए धातु के बारे में बात कर लिया जाए तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार चांदी का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। और ऋग्वैदिक काल में धातु के लिए क्या, ऋग्वैदिक काल में अच्छा एक इंपॉर्टेंट है, देखिए धातु के लिए अयस्क शब्द का उल्लेख ये मैंने बताया था। और उत्तर वैदिक काल में धातु के लिए श्याम अयस्क शब्द का उल्लेख है। ठीक है ना, धातु के लिए श्याम अयस्क शब्द था। अब इसको समझिए, इसके बीच का डिफरेंस, वहां मैंने क्या बताया था और अभी मैं थोड़ा सा चीजों को अलग कर रहा हूं। देखिए, धातु के लिए जो अयस्क शब्द का इस्तेमाल ऋग्वैदिक काल में किया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धातु के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है सांवला धातु, यानी श्याम अयस्क, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमें सांवला धातु मिला है लोहा, इसीलिए इसके लिए यूज किया गया श्याम अयस्क। तो आप ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, श्याम अयस्क मतलब भी धातु है, लेकिन ये क्या बता रहा है, श्यामला धातु, यानी कि उत्तर वैदिक काल की बातें कर रहा हूं। अब आगे बढ़िए। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पे लोहा का प्रमाण मिलता है। लोहा का प्रयोग इस समय कृषि में नहीं था, युद्ध के क्षेत्र में था। इस काल के लोग, अब यहाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या आप जानते थे, सोने से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, टीन से परिचित थे, तांबा, चांदी, सीसा से क्या थे, ये सभी लोग परिचित थे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पे आपका लोहा आ ही गया था, चांदी आ गया था, बाकी टीन, तांबा तो आपने देखा, ये सीसा, सोहा, ये सोना, ये सभी तो हमें पहले हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भाई, है ना। और उससे पहले आपने देखा ताम्रपाषाण कालीन, तांबा का खोज, उससे पहले आपने पत्थर की बात की। मुद्रा में मैंने आपको बताया कि कृषि विस्तार से व्यापार, देखिए कृषि स्थापित हो जाने के कारण क्या है, विस्तार से कृषि का विस्तार बहुत अधिक होने लग गया, तो व्यापार और वाणिज्य में विस्तार का कारण क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया। इस काल में कोई नियमित मुद्रा, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को नोट डाउन करवा दिया था पहले ही, मुद्रा थी नहीं भाई। और मेन यहाँ पे वस्तु विनिमय कैसे होता है भाई, तो वस्तु विनिमय के आधार पर यहाँ पे क्या होता है, लेन देन होता है। उत्तर वैदिक कार्यों को समुद्र का ज्ञान हो चुका था, क्योंकि इस काल में साहित्य में समुद्रों का वर्णन है, समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिसमें मैंने बताया भाई। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि व्यापारियों का जो एक संगठन है जिसको श्रेष्ठिन या श्रेणी कहा जाता है, और इसका जो प्रमुख जो हेड होता है वो व्यापारी ही होता है। नगर के बारे में मैंने बताया कि उत्तर वैदिक कालीन एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन यहीं पे आपका नगर की अगर बात की जाए तो नींव रख दी गई थी, यानी कि नगर का यहाँ पे धीरे धीरे क्या था, उत्थान देखने को मिलता है। और इसका उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल कैसा है, प्रारंभिक नगर यानी आध नगर, यानी कि इनिशियल फेज में है अभी। उत्तर वैदिक काल में पूरा नगरीय व्यवस्था नहीं थी। मृद भांड, जैसे मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा सभ्यता में लाल और काला मृद भांड मिले हैं। ऋग्वैदिक काल में गोरिक मृद भांड, ओसीपी यानी कि गेरुआ रंग, और उत्तर वैदिक में चित्रित घुसार मृद भांड मिले हैं, यानी पीजिड यानी कि गहरा रंग मिला। तो ये रहा भाई। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया आपका आर्थिक जीवन। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक जीवन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, धार्मिक जीवन बहुत ज्यादा नहीं है, धार्मिक जीवन को समझते हुए इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। बहुत लंबा चल चुका है ये चैप्टर, लेकिन भाई चीज़ों को खत्म करना है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आप यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन बनाए तो भाई आपसे बन जाए। ठीक है, लगे भाई आपने जो भी फी दिया है, देखिए कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे हम लोग भाई। सबसे पहले बताइए, ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा, ऋग्वैदिक काल में क्या था भाई, प्राकृतिक पूजा थी। ठीक है, प्रकृति पूजा है। ठीक है, और यहाँ पूजा कैसे हो रहा भाई, प्रार्थना हो रहा है और यज्ञ हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है। ठीक है ना, क्या है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर मस्जिद ये सब कुछ चीजें नहीं है। मस्जिद तो खैर बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो इस्लाम धर्म का उदय ही नहीं हुआ। ठीक है, ये हिंदू धर्म का अभी समझिए पूरा मतलब कि उदय फेज है।
तो खैर हम लोग बात करें ऋग वैदिक काल में क्या प्राकृतिक पूजा है। प्राकृतिक पूजा में भी किसकी पूजा की जा रही है भाई? इंद्र की जा रही है, वरुण की जा रही है और अग्नि की जा रही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समझिएगा, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जो पूजा जो उपासना का जो आधार था प्रार्थना, प्रार्थना का जगह क्या ले लिया है, अब यज्ञ ले लिया गया। ठीक है, और यज्ञ तो पहले भी था लेकिन अब यज्ञ को क्या जोड़ दिया गया, कर्म कांड से जोड़ दिया गया है। यानी कि भौतिक सुख, सिंपल सी बात है समझिए, कर्म कांड मतलब भौतिक सुख। जैसे कर्म कांड का मतलब क्या है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके करना। जैसे 500 लोगों को बैठा करके खिला दीजिए, 100 को ब्राह्मण को खिलाइए, 10 को 11 ब्राह्मण को खिलाइए, उनको कुछ भेंट करिए, 11 रुपए प्रणामी दीजिए, दक्षिणा दीजिए, तब जाए चीजें होगी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, यज्ञ है मेन उपासना का, लेकिन अब ये कैसा हो चुका है, कर्म कांड हो चुका है। ठीक है, अब जैसे कि कर्म कांड में मतलब आप जैसे कि बोला गया था ना कि देखिए कि आप अब जब जवान होते हैं तो आपके पैर से किसी भी जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऊपर जाएंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो जब आप जवान रहते तब आप इसको इग्नोर करते, जब आप बुढ़ापा आते तब आपको याद आता है भाई हम ये किए थे, हम वो किए थे। तो इस कारण तो आप जब बूढ़े होते हैं तब आपको चीजें ख्याल आती है कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमारे कारण इसकी मृत्यु हुई। तो अब भाई उस अब जब आप ऊपर जाएंगे, अब आपको बोला गया अब आप ऊपर जाएंगे तो आपके साथ भी वही होगा भाई। तो अब इसका कोई उपाय बताइए भाई, है ना, इसका हमें कोई उपाय बताइए, कैसे हम इसका सॉल्व आउट करें भाई, कोई सॉल्यूशन। तो अब इसका क्या, जब आप जाएंगे भाई ऋषि के पास, पंडित जी के पास, तो आपको क्या बताया जाएगा भाई, कर्मकांड। कर्मकांड मतलब यज्ञ करिए भैया, यज्ञ के साथ बलि चढ़ा दीजिए या इतने ब्राह्मण को खिला दीजिए या इतने लोगों को खिला दीजिए। तो अब आपको वहां पे क्या है भाई, मतलब आप स्वर्ग में जाइएगा, कोई तरह का दुख तकलीफ नहीं होगा। और जिसकी भी आपने हत्या की है, मान लीजिए आपने कोई बकरा की हत्या कर दी है, बकरी का हत्या कर दिया, तो उसका चांदी का या सोना का एक मूर्ति लेकर के दान कर दीजिए। तो भाई ये तो ठीक है, जिनके पास पैसे है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब है भला, जिनको खाने की भी ठीक नहीं है, वो भी ये सब चीजों पे विश्वास करेंगे नहीं। तो अब इनके लिए कौन है भाई, महाजनपद काल में हम लोग देखेंगे बुद्ध आएंगे, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध कहेंगे भाई जिनसे जो कुछ भी पाप हुआ है, जो भी गलती हो, आप हमारे पास आइए, बिना खर्चे का ही यहाँ पे सारा सोल्यूशन है भैया, मतलब हम है जियो। तो गौतम बुद्ध अब अपने अनुयायी बनाने स्थापित होगा। ठीक है, तो यानी गौतम बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, बिना खर्च किए ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, समझ रहे ना। कोई ब्राह्मण को खिलाना नहीं, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई चीजों का सोना चांदी का दान नहीं करना है। तो सारे गौतम बुद्ध इनको खींच लिए अपनी ओर, समझ ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब आगे धार्मिक जीवन में अगर हम लोग बात कर ले तो धार्मिक जीवन में हम क्या देखेंगे, यही उत्तर वैदिक जो काल है, ठीक है, इसी उत्तर वैदिक काल में हम लोग बात करते हैं त्रिदेव की, यानी कि 3 देवता की हम लोग बात करेंगे। ऋग वैदिक काल में कौन है, इंद्र, वरुण और अग्नि है। अब इसके जगह कौन ले लेंगे, 3 देवता अलग अलग है, 3 देवता, यानी कि ऋग वैदिक काल में कौन है, इंद्र है, वरुण है और अग्नि है। अब इसके जगह में कौन आ जाएगा, प्रजापति आ जाएंगे, यानी कि ब्रह्मा भगवान आ जाएंगे, यहाँ विष्णु भगवान आ जाएंगे, यहाँ महेश भगवान आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता नहीं है, वरुण नहीं, अग्नि है, यहाँ ये भी है, लेकिन इनका जगह ये ले लेंगे। और अगर बात किया जाए, ये आपका पूछा गया सवाल है भाई, इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है ये बात अभी आगे जो मैं बोलूंगा कि उत्तर वैदिक काल में जो देवी देवताओं की जो संख्या थी उसमें वृद्धि हो गई थी, क्योंकि पहले की जो भी देवी देवता थे वो भी थे, साथ के साथ प्रजापति, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु यानी कि प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या हो गए, प्रमुख इनके बोल सकते हैं भगवान हो गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो ऋग वैदिक काल में जो आपके थे इंद्र, वरुण और अग्नि, इनका जगह कौन ले लिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ले लिए। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे त्रिदेव का आपको पूछेगा एग्जाम में, उत्तर वैदिक काल में पहली बार त्रिदेव की क्या है भाई अवधारणा रखी गई। त्रिदेव मतलब भाई 3 देवता, यानी कि गॉड जो बोलते हैं 3 शब्दों में, गॉड यानी कि प्रजापति है भाई, यही विष्णु है, बनाने वाले, ऑपरेट करने वाले विष्णु जी, महेश डिस्ट्रॉय करने वाले, खत्म करने वाले सब चीज। ठीक है, तो चलिए आ जाइए नोट्स में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, धार्मिक जीवन को डिस्कशन करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को भी। चलिए भाई, धार्मिक जीवन में क्या क्या है पूरा फैक्ट यहाँ पे रख दिया गया है, मैंने समझा दिया आपको, पूरी निचोड़ दे दी गई है। ऋग वैदिक काल में उपासना के लिए क्या था, प्रार्थना था, यज्ञ था, लेकिन कोई कर्म कांड जैसी चीजें नहीं थी, प्रार्थना डायरेक्ट करिए भैया। ठीक है, उत्तर वैदिक, अरे भाई जैसे कि कर्म कांड मतलब मैं एक आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आप जब शिव जी की पूजा करते होंगे, है ना, तो आप जो ये क्या बोलते हैं, जो पत्ता चढ़ाते हैं, बैल का पत्ता, है ना, तो क्या चढ़ाते हैं भाई, आपका 3 मुखी होना चाहिए वो पत्ता, ऐसा है ना।
अब ये सब कर्म कांड है भाई, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि शिव जी वो पत्ता गिराए हैं, या शिव जी के द्वारा ही वो पत्ते का जन्म हुआ है उस पेड़ में। तो इससे क्या है भाई, आपकी बातें डायरेक्ट शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी आपकी बातों को समझेंगे। तो आप मारे हुए हैं ये 3 पत्ता या पंचमुखी पत्ता आप मारे हुए हैं, तो यही सब कर्म कांड है भाई, ठीक है। तो कर्म कांड से बचिए, अपने कर्मों को, अपने विचारों को सुधारिए, आप स्वर्ग बिल्कुल टेंशन फ्री, आप एकदम वहां पे परलोक में आप जाइएगा तो स्वर्ग में ही जाइएगा। तो उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना का स्थान पूरी तरह से क्या ले चुका था, यज्ञ ले लिया था। और यज्ञ कैसे हो चुके थे, कर्मकांड। कर्मकांड का उद्देश्य क्या, भौतिक सुख की प्राप्ति करना, लोगों को दान करिए, इन लोगों को खिलाइए, बलि चढ़ा दीजिए, ये सारी चीजें क्या है, कर्मकांड है। इस काल में पहली बार त्रिदेवी की अवधारणा विकसित हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र वरुण और अग्नि तो थे, इनके स्थान अब कौन ले चुके हैं, प्रजापति ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक चीजें बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तब देखिए, यहाँ तक मैं इतना आपको सारी चीजों का एनालिसिस के साथ में कुछ जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ताकि आप चीजों को समझ पाए अच्छे से। पूषण, अच्छा मैंने पूषण जो ऋग्वैदिक काल में बताया था, ये ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुओं के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र थे, क्या सबसे लो ग्रेड में आए थे, तो बोल दिया गया क्या कि इस काल में जो शूद्र के देवता है पूषण है। यानी कि समझिए किस प्रकार से शूद्र को नीचे दिखाया जा रहा है। जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य जो शूद्र हो गया, तो पशुओं से तुलना एक तरह से की जा रही है, ठीक है। तो इनके प्रमुख देवता पूषण हो गए। वरुण जो है इस काल में सिर्फ समुद्र के देवता हो गए, ठीक है। वरुण का क्या कर दिया, क्षेत्र निर्धारण कर दिया गया। इंद्र जो किला तोड़ने वाले जो भगवान थे, अब इनको सीमित कर दिया गया वर्षा देवता बना करके ही। उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं की संख्या में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि पहले के जो भी देवी देवता ने वो भी थे, और अभी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 और आ गए हैं। सतपथ ब्राह्मण में पुण्य जन्म, ये सब पूछेगा पुनर्जन्म का। देखिए इंपॉर्टेंट 2 चीज, एक तो ब्राह्मण और एक उपनिषद भी मैंने लिखा हुआ कहीं, देखिए वृदारण्यक उपनिषद में भी पुनर्जन्म। तो ये पूछता है पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो एक सतपथ ब्राह्मण में और वृदारण्यक उपनिषद में। सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया भाई, सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो मृत्यु की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में, और जो मोक्ष की चर्चा है वो उपनिषद में मिलता है। चलिए ये सब एक आपको मैंने करवा दिया है फैक्ट के साथ सही सारी चीजें। तो होप सो आपको आर्थिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कोई उत्तर वैदिक काल में दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है ऑफर की, भाई जुड़ जाइएगा, अदरवाइज फिर ये फी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये नोट्स आपका आज ही अपलोड हो जाएगा, इस क्लास के अपलोड होते ही।